अगले लक्षण में अपन देखते हैं यहाँ पर, तो वही पहले mRNA, वापस आप टेबल बना सकते हैं mRNA, और फिर यहाँ पर आप लीजिएगा rRNA, और फिर यहाँ पर बेटे ये तीसरा होगा tRNA। तो ये यहाँ पर तो tRNA में ये यहाँ पर अपन ने टेबल बनाई, वही यहाँ पर अपन सबसे पहले लेंगे बेटे यानी लक्षण। तो अपन 6 लक्षण तो पढ़ चुके हैं, अब 7वां लक्षण यहाँ पर अपन ले रहे हैं। तो 7वां लक्षण यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ 7वां जो लक्षण होगा, 7वां लक्षण हमारे पास में ये होगा न्यूक्लियोटाइड की संख्या। यानी 7वां लक्षण आप लीजिएगा न्यूक्लियोटाइड की संख्या। तो बेटे न्यूक्लियोटाइड की संख्या में इसमें होती है 1000 से 1500 न्यूक्लियोटाइड, इसमें होती है लगभग 10,000 से 12,000 न्यूक्लियोटाइड, और इसमें न्यूक्लियोटाइड मात्र होती है यानी 75 से 80 न्यूक्लियोटाइड, 75 से 80 न्यूक्लियोटाइड। तो यहां आप देख लें कि यहां पर 75 से 80, इसमें आप यहां पर याद रखेंगे 75 से 80 न्यूक्लियोटाइड। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख ले कि बेटे अगला लक्षण है न्यूक्लियोटाइड की संख्या, क्योंकि अपन ने पहले ही क्या कहा था कि आरएनए भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती क्या है कि बेटे जो न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बने उसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो यहां पर जो ये mRNA है इसमें 1000 से 1500 न्यूक्लियोटाइड आपको देखने को मिलेगी। rRNA है इसमें लगभग 10,000 से 12,000 न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलेगी, और जो tRNA है इसमें मात्र 75 से 80 न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलेगी। तो ये न्यूक्लियोटाइडों की संख्या भी पता लग गई। आगे अगला लक्षण आप लीजिएगा, तो बेटे यहां पर यह होगा श्वेदबर्ग इकाई। यहां पर अगला लक्षण इसका आपको पढ़ना है, तो यह होगा श्वेदबर्ग इकाई। इसकी श्वेदबर्ग इकाई जो होती है ये बेटे 8s के रूप में मानी जाती है, और इसकी श्वेदबर्ग इकाई में यूकैरियोटिक डीएनए की बता रहा हूं। तो एक तो 28s, उसके अलावा बेटे 5.8s, उसके अलावा 5s, और एक यहां पर होगी 18। ये मैंने यहां पर यूकैरियोटिक सेल का लिया है। यूकैरियोटिक सेल, अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल लेता तो बेटे उसके अंदर 23s बताता और 16s बताता। अभी यहां पर मैं यूकैरियोटिक सेल ले रहा हूं जिसके अंदर जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं इसकी बड़ी इकाई में तो होते हैं 28, 5.8 और 5s, और इसकी छोटी इकाई के अंदर होंगे 18s। यहां मैं बता दूं श्वेदबर्ग इकाई इसको एस से प्रदर्शित करते हैं, इसको श्वेदबर्ग सेडिमेंटेशन यूनिट से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर आप देखें कि ये तो 8s होगा, ये 28, 5.8 और 5 और 18, इसको कहेंगे बेटे यहां पर ये होता है 4s। तो ये ध्यान रखना tRNA जो होगा ये tRNA होता है 4s आरएनए भी इसको कहोगे 4s, ये ध्यान रखना। तो ये इनमें हो गए श्वेदबर्ग इकाई। तो श्वेदबर्ग इकाई भी याद रखनी है, याद ही रखना है यहाँ पर कि इस जगह पर तो 8s, इधर बेटे 28, 5.8, 5 और 18, और उधर याद रखना है 4s। तो 4s के आधार पर tRNA को 4s आरएनए भी कहा जाता है। श्वेदबर्ग इकाई का पता लग गया। उसके बाद में फिर अपन यहाँ पर 9 नंबर पर देखते हैं। तो 9 नंबर पर यहां अपन देखते हैं, यानी पहले कोडोन देख लो बेटे, कोडोन। तो ये कोडोन 3 नाइट्रोजन सारकों का समूह होता है। ये आपको याद रखना है 3 नाइट्रोजन बेस। तो ये कोडोन बेटे इसके अंदर तो प्रेजेंट होंगे, बाकी इसमें भी एब्सेंट होंगे और tRNA में भी एब्सेंट होंगे। तो कोडोन जो संबंधित होगा, यानी कोडोन क्या है, 3 नाइट्रोजन सारकों का समूह होता है। जो डीएनए बेटे ध्यान रखना कि डीएनए अपनी प्रोटीन निर्माण की सूचनाओं को
एम आरएनए पर जो ट्रांसफर करता है, एम आरएनए पर जो स्थानांतरित करता है, वह किस रूप में करता है? कोडोन के रूप में करता है। आगे डिटेल पढ़ेंगे कोडोन की अपन। 64 कोडोन होते हैं बच्चों, और 64 कोडोन में से 61 कोडोन तो प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं और 3 कोडोन नॉन सेंस कोडोन होते हैं। इनका डिटेल अपन आगे लेंगे, लेकिन अभी याद कर लेना कि कोडोन एक 3 नाइट्रोजन सारकों का समूह होता है जो एमआरएनए से संबंधित है। यानी जो डीएनए है वह अपनी विशेष भाषा में, एक विशेष कोड में वह एमआरएनए को अपनी प्रोटीन निर्माण की सूचनाएं देता है। तो जो जिस भाषा में वह एमआरएनए को प्रोटीन निर्माण की सूचनाएं देता है वही भाषा कोडोन कहलाती है। तो कोडोन संबंधित होगा एमआरएनए से, बाकी टीआरएनए और आरआरएनए पर यह नहीं पाया जाएगा। उसके अलावा 10वें नंबर पर आप याद रखना एंटीकोडोन। एंटीकोडोन, एंटीकोडोन। अब एंटीकोडोन क्या होगा कि बेटे यहां पर भी एब्सेंट होगा, ये एंटीकोडोन यहां भी एब्सेंट होगा, लेकिन ये एंटीकोडोन किस में प्रेजेंट होगा? यानी टीआरएनए में। क्योंकि कैसे प्रेजेंट होगा? क्योंकि बेटे जो टीआरएनए है, यानी यहां पर आप देख लीजिएगा, जैसे ये टीआरएनए है, ये टीआरएनए। अब टीआरएनए जब राइबोसोम पर आएगा तो बेटे उसके नीचे इस तरह से ध्यान रखना, तो यहां पर जैसे ये 3 कोडोन है, ये है ए, मान लेते हैं ए या फिर जी मान लेते हैं अपन, कोई सा भी कोडोन यहां पर ले लेते हैं कि सपोज करो यहां पर ये कोडोन है, यहां पर अगर सी कोडोन है तो इनका जो एंटी कोडोन होगा वह जी और जी होगा। तो टीआरएनए से रिलेटेड ये तो क्या कहलाएंगे? ये तो कहलाएंगे एंटी कोडोन। और बेटे ये जो एमआरएनए है, एमआरएनए पर ये रचनाएं कहलाएगी यानी कोडोन, ये रचना। तो ये तो है एमआरएनए और ये वाला है टीआरएनए। तो यहां आप देख लें, यानी ये वाला है यहां पर टीआरएनए। तो एंटीकोडोन क्या है? एंटीकोडोन कोडोन के पूरक नाइट्रोजन सारक हैं। ये याद रखना, क्या है एंटीकोडोन? यानी कोडोन के पूरक नाइट्रोजन सारक हैं जो आपको कहां देखने को मिलेंगे? टीआरएनए में। तो यहां प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट और कोडोन के पूरक होते बेटे, ये भी आपको याद रखना है। कोडोन के पूरक, कोडोन के पूरक होते हैं और इनका काम क्या होता है? यानी एमआरएनए पर अपने स्थान को पहचानना, अपने स्थान को पहचानना, ये याद रखना, ये इनका कार्य। क्योंकि आप देख ले कि जब टीआरएनए यहां पर किसे लेकर आएगा बेटे? अमीनो एसिड को लेकर आएगा। तो अमीनो एसिड को लेकर जब ये राइबोसोम पर आएगा तो उस राइबोसोम पर कहां लैंडिंग करेगा, कहां पर ये रुकेगा? तो याद रखना, जैसा इसका एंटीकोडोन होगा उसी के पूरक कोडोन वाले स्थान पर ये टीआरएनए रुक जाएगा, वहां पर आकर ये अमीनो एसिड को जो है रोकेगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि कोडोन तो किसमें प्रेजेंट है, यानी बेटे कोडोन प्रेजेंट होगा किसके अंदर? यानी एमआरएनए के अंदर। आरआरएनए में ये एब्सेंट होगा और टीआरएनए में भी ये एब्सेंट होगा। उसके अलावा फिर आपको याद रखना है कि बेटे एंटीकोडोन, तो एंटीकोडोन एमआरएनए में तो ये एब्सेंट होगा, लेकिन जो है ये टीआरएनए में प्रेजेंट होगा। तो ये आपको याद रखना है। न्यूक्लियोटाइड की संख्या का पता लग गया, श्वेतबर्ग इकाई की संख्या का पता लग गया, कोडोन क्या होते हैं, एंटीकोडोन क्या होते हैं, ये भी याद रखना। कोडोन एमआरएनए से संबंधित होंगे और एंटीकोडोन ये टीआरएनए पर पाए जाएंगे जो कि कोडोन के पूरक नाइट्रोजन सारक होंगे। तो बेटे ये हमारे पास में 10th डिफरेंट है। आगे की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, तो अगला इसमें कुछ अंतर और पाए जाएंगे, तो वह अंतर भी यहां पर देख लेते हैं कि इधर यहां पर मेरे पास में है एमआरएनए, वापस बेटे मैं यहां पर ले लेता हूं यानी आरआरएनए, और एक यहां पर अपन ले लेते हैं यानी टीआरएनए। तो इनको एक बार फिर वापस अपन देखते हैं कि कौन कौन से अंतर यहां पर होंगे। और ये एमआरएनए और ये अपन ले लेते हैं यहां पर यानी लक्षण। तो लक्षण में अब 11वें नंबर का लक्षण क्या होगा उसे भी आप देख लीजिएगा, यानी 11वें नंबर का लक्षण, और ये लक्षण अपन लेंगे इनफॉर्मोसोम, इनफॉर्मोसोम।
इन्फॉर्मोसोम। तो बेटे ये इन्फॉर्मोसोम इसमें प्रेजेंट होगा और ये एक प्रोटीन का खोल होता है, प्रोटीन का खोल या प्रोटीन का एक आवरण होता है। इसमें ये एब्सेंट होगा और इसमें भी ये एब्सेंट होगा। अब आप कहोगे ये इन्फॉर्मोसोम क्या होता है? तो बच्चों ये आपको भी पता है, अगर कोई टेक्नोलॉजी को अपन एक जगह से दूसरी जगह पर लाते हैं, अगर किसी टेक्नोलॉजी को अपन एक जगह से दूसरी जगह पर लाते हैं तो बड़ी सुरक्षा में लाते हैं। यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है कि जब mRNA प्रोटीन निर्माण की सूचना को केंद्रक से राइबोसोम पर लाएगा तो उसको बीच में एक डकैत मिलेगा जो इसको लूटेगा। तो उस डकैत से बचने के लिए ये mRNA क्या करता है, अपने ऊपर प्रोटीन का खोल चढ़ा लेता है। तो बेटे उस डकैत का नाम है एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो याद रखना ये जो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है ये बेटे mRNA को बीच बीच में से तोड़ देता है, बीच बीच में से उसको ब्रेक कर देता है। तो उससे बचने के लिए ये जो mRNA है ये अपनी सतह पर या अपनी सरफेस पर एक प्रोटीन का खोल लेकर आता है और उसी को अपन कहते हैं इन्फॉर्मोसोम। तो इन्फॉर्मोसोम किससे संबंधित होगा? ये mRNA से संबंधित है, बाकी rRNA और tRNA से संबंधित नहीं होता। उसके बाद में अपन 12वें नंबर का लक्षण बेटे यहां पर लें तो इन तीनों के कार्य लेते हैं, यानी ये कार्य करते क्या हैं? तो कार्य तो इनके नाम के आधार पर ही है। जैसे मैसेंजर आरएनए, तो बेटे मैसेंजर आरएनए है तो क्या करेगा, ये प्रोटीन निर्माण की सूचनाओं को केंद्रक से राइबोसोम तक लाएगा, ये मैसेज लेके आ गया। अगर राइबोसोमल है तो राइबोसोमल क्या करेगा कि राइबोसोम पर टीआरएनए और एमआरएनए की जो लैंडिंग साइट होती है जहां पर ये जुड़ते हैं उनके लिए स्थान देता है। और जो टीआरएनए है नाम से लग रहा है ना ट्रांसफर आरएनए, तो ट्रांसफर आरएनए क्या करता है कि जो कोशिका द्रव्य में बेटे अमीनो एसिड बिखरे हुए हैं, तो उन बिखरे हुए अमीनो एसिड को उठा करके अलग अलग जगह से ये उठाता है और उठा करके कहां ले जाता है, राइबोसोम पर। तो इसका नाम पड़ गया ट्रांसफर आरएनए। तो यहां देखें कि एमआरएनए का काम क्या है, यानी प्रोटीन निर्माण की सूचना को, ये थोड़ा सा याद रखना, प्रोटीन निर्माण की आनुवांशिक सूचनाओं को केंद्रक से कहां ले जाएगा बच्चों, राइबोसोम पर ले जाता है, केंद्रक से राइबोसोम पर ले जाता है। तो ये आपको याद रखना है। क्या कार्य हुआ एमआरएनए का, देखो ध्यान से, प्रोटीन निर्माण की सूचनाओं को केंद्रक से और ये न्यूक्लियस से बेटे ध्यान रखना, ये केंद्रक से कहां ले जाएगा, राइबोसोम पर। तो इसी वजह से इसको मैसेज कहते हैं, मैसेंजर आरएनए। तो किसका मैसेज, कोई लव मैसेज लेकर नहीं आ रहा है, कोई लव लेटर लेकर नहीं आ रहा है, ध्यान रखना क्या लेकर आ रहा है, प्रोटीन निर्माण की सूचनाओं को लेकर आ रहा है। और ये सूचनाओं को लेकर आएगा तो इसको लूटने वाला डकैत मिलेगा इसे, और उसका नाम क्या याद हुआ आपको, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो उससे बचने के लिए ये अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर आता है और उस बॉडीगार्ड का नाम क्या होगा, इन्फॉर्मोसोम। तो इन्फॉर्मोसोम इसे उस एंजाइम से बचाता है। तो ये तो इसका कार्य। उसके बाद में आ जाइएगा बेटे आरआरएनए, नाम से लग रहा है राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोम पर क्या आने वाले हैं, एमआरएनए भी आने वाला है और साथ में कहां आने वाला है बेटे, ये जो है क्या कहते हैं, टीआरएनए भी आने वाला है। तो यहां पर ये जो है, तो ये एमआरएनए के लिए, एमआरएनए व टीआरएनए, एमआरएनए व टीआरएनए के लिए राइबोसोम पर स्थल प्रदान करता है, जुड़ने के लिए स्थल प्रदान करता है।
तो ये यहां पर आपको याद रखना है कि ये जुड़ने के लिए स्थान देता है। यानी कुल मिलाकर ये है कि जो ये राइबोसोम पर आएंगे तो ये आरआरएनए इन दोनों की व्यवस्था देखता है, इनका अरेंजमेंट देखता है कि किसको कहां जुड़ना है। राइबोसोम पर अगर टीआरएनए आएगा तो उसे वह बड़ी इकाई से जोड़ेगा, और बेटे अगर एमआरएनए आएगा तो ये इसे छोटी इकाई से जोड़ेगा। तो यहां आप देख लें कि आरआरएनए का जो फंक्शन था, आरआरएनए का जो फंक्शन था बेटे वह था एमआरएनए और टीआरएनए के लिए राइबोसोम पर स्थल प्रदान करना, यानी जुड़ने का स्थल प्रदान करना इसका कार्य है। और टीआरएनए का काम क्या है? कोशिका द्रव्य से, कोशिका द्रव्य से, कोशिका द्रव्य से अमीनो एसिड्स को बेटे, अमीनो एसिड्स को राइबोसोम पर लाता है, राइबोसोम पर लाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, यानी जो टीआरएनए होता है ये कोशिका द्रव्य से अमीनो अम्लों को ले लेकर कहां आएगा? राइबोसोम पर, क्योंकि राइबोसोम ही तो है प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री, यहीं पर प्रोटीन का निर्माण होगा। लेकिन बेटे ये तीनों आरएनए अपना अलग अलग काम करके प्रोटीन निर्माण की क्रिया को पूरा करते हैं। कैसे काम करते हैं कि एमआरएनए तो पहले प्रोटीन निर्माण की सूचना लाएगा, प्रोटीन निर्माण की इंफॉर्मेशन लाएगा, इंफॉर्मेशन आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, तो टीआरएनए कच्चे माल के रूप में अमीनो एसिडों को कोशिका द्रव्य से ढूंढ करके कहां लाएगा? राइबोसोम पर। और आरआरएनए बेटे क्या करेगा? इन दोनों के लिए वहां पर स्थान देगा, इनकी व्यवस्था देखेगा, तो तीनों आरएनए सम्मिलित रूप से मिलकर ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जुड़ने का स्थान की बात करें बच्चों तो एमआरएनए तो राइबोसोम की छोटी इकाई से जुड़ेगा, और जो यहां पर आरआरएनए है ये बड़ी इकाई पर रहेगा, और टीआरएनए ये भी राइबोसोम की बड़ी इकाई पर रहेगा। तो इस तरह से आप यहां पर देखें कि बेटे हमारे पास में 3 आरएनए थे, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, तीनों का अपन ने तुलनात्मक अध्ययन किया। और यह अध्ययन आपको तभी याद होगा बेटे जब बार बार आप इसे रिपीट करेंगे। लगभग 13 लक्षणों के अंदर या 12 लक्षणों के अंदर हमने इन तीनों आरएनए को पढ़ा, तो इनको बार बार और लिख लिख कर याद करना, तो बच्चों ये याद हो जाएगा। अब यहां पर आपके बुक के अंदर बेटे जो है एनसीईआरटी में दे रखा है कि टीआरएनए की संरचना क्या है, तो मैं अब उस टॉपिक को लेता हूं, यानी टीआरएनए की संरचना। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा, अगला पार्ट होगा बेटे ये होगा टीआरएनए की संरचना। तो यहां अपन देखते हैं अगला जो टॉपिक हमारा होगा ये टॉपिक होगा बेटे यानी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, यानी टीआरएनए की संरचना, टीआरएनए की संरचना। तो ये याद रखना कि टीआरएनए की संरचना को समझने के लिए या इसको समझाने के लिए बेटे एक मॉडल दिया गया। ये याद रखना, टीआरएनए की संरचना को समझाने के लिए एक मॉडल के द्वारा, यानी ये जो टीआरएनए की संरचना है इसको बेटे एक मॉडल के द्वारा समझाएंगे या इसको जो स्थापित करेंगे, तो उस मॉडल का नाम होगा क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर लीफ मॉडल। तो ये जो टीआरएनए की संरचना है, तो टीआरएनए की संरचना को समझने के लिए या टीआरएनए की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए बेटे होली एक नामक वैज्ञानिक है, उस वैज्ञानिक ने एक मॉडल दिया और उस मॉडल का नाम है क्लोवर लीफ मॉडल। तो ये मॉडल जिसको द्वारा दिया गया था, तो ये मॉडल दिया गया बाय होली। तो याद रखना ये मॉडल किसने दिया? होली ने दिया। अब ये मॉडल देखते हैं कि ये मॉडल दिखता कैसा है, यानी यहां पर अपन देखते हैं तो बेटे क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर लीफ का माने होता है लौंग की पत्ती वाला मॉडल, लौंग की पत्ती के जैसा। तो यहां अपन देखते हैं कि ये हमारे पास में ये कोई मॉडल्स है, तो यहां आप देखिएगा बेटे यहां पर ये टीआरएनए की संरचना आपको नजर आएगी।
ये टीआरएनए की संरचना है। अब टीआरएनए की संरचना आपको बेटे क्या नजर आ रही है कि टीआरएनए तो डबल स्ट्रैंड है, क्योंकि यहां पर आप देखो दोहरी श्रृंखला तो नहीं बेटे, इसका ये जो सिरा है ये तो 3 डेज होगा और ये जो सिरा है यहां पर ये होगा इसका 5 डेज। अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे कि 3 डेज और 5 डेज को मिलाकर खींच दो तो आपको ये कैसा नजर आएगा, एकल स्ट्रैंड ही नजर आएगा। लेकिन आमने सामने पूरक नाइट्रोजन क्षारक आ जाने के कारण बेटे ये हमें कैसा दिखाई देगा, डबल स्ट्रैंड दिखाई देगा। लेकिन वास्तव में टीआरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, जिसमें देख लो आप कि इसकी दिशा 3 डेज टू 5 डेज ही रहेगी। ये जो 3 डेज दिशा है बेटे यहां पर होता है हाइड्रोक्सिल समूह और यहां पर 3 अयुग्मित नाइट्रोजन क्षारक होते हैं ए सी सी, और जी पर एक ही होता है बेटे 5 पर वो होता है जी। तो ये भी आप देख ले कि यहां जो है ये पहला स्थान होगा इसका, इसको बोलेंगे अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइट, यानी यहां पर ये जो है ये है अमीनो एसिड ग्राही स्थल, अमीनो एसिड ग्राही स्थल। यह अमीनो एसिड का पहला स्तर है बेटे, अमीनो एसिड ग्राही स्थल। यह दूसरा स्थल है जिसको अपन कहेंगे टी साइसी लूप, और इस लूप पर ये एक ए जी सी बेटे सी जी 1 2 3 4 5 और ये जी और ये ए, ये 7 अयुग्मित नाइट्रोजन क्षारक यहां पर पाए जाएंगे और ये है टी साइसी लूप, ये ध्यान रखना। दूसरा लूप है बेटे, तो इस लूप को यहां पर कहेंगे पहचान लूप, ये लूप है यहां पर पहचान लूप, और पहचान लूप पर इस तरह से यहां पर जैसे ये जी है, ये जी है और ये जी है, तो बेटे इनको कहते हैं एंटीकोडोन, ये यहां पर प्रेजेंट है और ये है एंटीकोडोन। अब इनका काम क्या होगा कि इनका काम ये होगा कि जो एमआरएनए है, जो बेटे एमआरएनए होता है, एमआरएनए, उस एमआरएनए पर अपनी जगह को पहचानते हैं। तो यहां आप देख लें कि पहचान लूप, तो पहचान लूप पर कितने अयुग्मित नाइट्रोजन क्षारक हैं, 3, और इन 3 अयुग्मित नाइट्रोजन क्षारकों को कहा जाता है एंटीकोडोन। उसके बाद में ये यहां पर ये तीसरा है बेटे, ध्यान रखना ये तीसरा लूप है, और ये चौथा यहां पर तीसरा जो है हो गया। अब ये चौथा लूप हमारे पास में यहां पर है और इस लूप को कहेंगे बेटे, ये 4th लूप है जिसको कहेंगे DHU लूप, DHU इसकी फुल फॉर्म मैं भी बता दूंगा। और इस पर 12 अयुग्मित नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, ए जी सी सी जी ए सी जी सी सी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और ये 12, तो इस पर 12 अयुग्मित नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। और ये जो लूप है, इस लूप का नाम है बेटे यानी डाइहाइड्रोक्सी यूरिडीन लूप, यूरिडीन लूप। तो ये आपको याद रखना है कि ये टीआरएनए की संरचना है। तो टीआरएनए की संरचना के आधार पर बेटे इसे अपन 4 भागों में बांटने वाले हैं। 4 भागों में मेरा पहला पार्ट होगा अमीनो एसिड ग्राही स्थल, जहां पर आपको याद रखना है कि यहां पर क्या होगा कि बेटे यहां पर अमीनो एसिड आते हैं, ध्यान रखना, अमीनो एसिड आकर इस जगह पर यहां पर जुड़ेंगे, यानी यहां पर जुड़ेंगे। तो इसकी संरचना देखिएगा, तो पहला तो होगा अमीनो एसिड ग्राही स्थल, दूसरा होगा संधि लूप, तीसरा होगा पहचान लूप और चौथा होगा यहां पर यानी जो है DHU लूप। तो यहां आप देख लीजिएगा बच्चों, ये यहां पर टीआरएनए की संरचना, तो टीआरएनए की संरचना में ये है अमीनो एसिड ग्राही स्थल। तो यहां पर क्या होगा कि ये टीआरएनए है, ये टीआरएनए के पास में OH ग्रुप होगा और इसी तरह से OH ग्रुप यहां पर OH, और ये यहां पर कोई सा RRNA है या अमीनो एसिड है, तो ये यहां पर ये अमीनो एसिड है, तो इनके बीच में बेटे ये H2O यहां से बाहर निकलेगा और ये माइनस यहां पर H2O और यहां हो जाएगा अमीनो एसिड और ये टीआरएनए कॉम्प्लेक्स,
टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। तो आपको इतना याद रखना है कि एक हाइड्रोक्सिल समूह तो टीआरएनए का और एक हाइड्रोक्सिल समूह है अमीनो एसिड का, ये दोनों आपस में मिलेंगे, जल का अणु बाहर निकलेगा और जल के अणु बाहर निकलने के साथ ही ये अमीनो एसिड टीआरएनए से जुड़ जाएगा। तो फिर इसको आप कहोगे अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। तो इसका पहला जो स्थान है या इसका जो पहला पार्ट है वह है अमीनो एसिड ग्राही स्थल, जिस स्थान से यह अमीनो एसिड को ग्रहण करेगा। तो बेटे ये 3 डेज एंड पर होगा, याद रखना ये 3 डेज एंड पर होगा, जहां पर पहले से एक हाइड्रोक्सिल समूह होगा और यह अमीनो एसिड के हाइड्रोक्सिल समूह से क्रिया करके वहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा और पेप्टाइड बॉन्ड के माध्यम से यह वहां पर जुड़ जाएगा। दूसरा समूह यहां पर बेटे टी साइसी, यानी इसको आप बोल सकते हो संधि लूप। संधि लूप यानी इस लूप की सहायता से टीआरएनए कहां पर जुड़ेगा? राइबोसोम पर, राइबोसोम पर जुड़ता है, राइबोसोम पर जुड़ता है। यानी ये ध्यान रख लेना कि ये जो टीआरएनए है अपने संधि लूप की सहायता से ये राइबोसोम की बड़ी इकाई से जाकर जुड़ता है। तो ये आपको क्या याद हो गया? यानी संधि लूप याद हो गया। उसके बाद में बेटे पहचान लूप है, तो पहचान लूप की सहायता से ये कहां? एमआरएनए पर, याद रखना एमआरएनए पर अपने स्थान को पहचानता है, एमआरएनए पर स्थान को पहचानता है, को पहचानता है। तो यह आपको याद रखना है कि जो तीसरा लूप है इसका, यहां पर आपको याद रखना है जो तीसरा लूप है बेटे इसका, यानी ये थर्ड लूप जो है, तो ये जो थर्ड लूप है, तो थर्ड लूप कौन सा लूप है? रिकॉग्नाइज या पहचान लूप। सबसे विशिष्ट लूप है बेटे, ये ध्यान रखना, सबसे विशिष्ट लूप है ये। सबसे विशिष्ट लूप क्यों है? क्योंकि ये जो एंटीकोडोन है ना, ये एंटीकोडोन 61 प्रकार के होंगे, तो 61 प्रकार के ही टीआरएनए होंगे, क्योंकि हर टीआरएनए का जो एंटीकोडोन होता है यह अलग अलग होता है। तो इस आधार पर आप कह सकते हो कि चार स्थानों से यह पहचान लूप एक ऐसा स्थान है जो सबसे विशिष्ट है, यानी हर टीआरएनए के अंदर यह लूप अलग अलग होगा, क्योंकि हर टीआरएनए का एंटीकोडोन अलग अलग होता है। तो बेटे जो एंटीकोडोन ये पहचान लूप है, पहचान लूप पर क्या प्रेजेंट है? एंटीकोडोन, और ये एंटीकोडोन की सहायता से ही टीआरएनए एमआरएनए पर अपने स्थान को पहचानता है और वहीं उसी कोडोन के अनुसार अमीनो एसिड को लाता है। तो ये हो गया हमारे पास में पहचान लूप। चौथा जो लूप है बेटे वह है डिहाइड्रोक्सी यूरिडीन लूप, और ये जो लूप होता है यहां पर एक अमीनो एसिड एसाइल सिंथेटेज एंजाइम होता है जो अमीनो एसिड को सक्रिय करता है। तो ये काम करता है, यानी अमीनो एसिड को सक्रिय, अमीनो एसिड को सक्रिय, क्योंकि यहां पर बेटे एक एंजाइम होता है अमीनो एसाइल एंजाइम, और वो जो अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम होता है वो इस पर पाया जाता है डीएचई लूप पर, जिसका नाम है डाइहाइड्रोक्सी यूरिडीन, और वह एंजाइम अमीनो एसिड को सक्रिय करने के काम आता है। तो इस तरह से यह आपके सामने है टीआरएनए की संरचना, टीआरएनए की संरचना। और इसी के साथ में बेटे ये आज का हमारा टॉपिक था जिसका नाम था आरएनए। तो आरएनए को आज अपन ने रीड किया और उम्मीद है कि बेटे आपको समझ में आया होगा। बस एक बार बेटे इसको रिवीजन जरूर कर लेना, और इसको एक बार मैं आपको फिर जो है दोहरा देता हूं कि आरएनए जो होता है वह सिंगल या एकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। यह आपको याद हो गया। अपवाद आपने याद कर लिया होगा, एक तो रियो वायरस और एक उंड ट्यूमर वायरस। ये दो ऐसे वायरसेस हैं जिनके अंदर आरएनए डबल स्ट्रैंड होता है। उसके बाद में ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है इसकी दिशा आप याद कर लेना बेटे, इसकी दिशा हमेशा 3 डेज से 5 डेज की तरफ ही रहेगी। चूंकि आरएनए सिंगल श्रृंखला का बना होता है तो ये चारगोफ रूल का पालन और ये सार अनुपात का पालन नहीं करता है। फिर आनुवांशिकता के आधार पर बेटे आरएनए को अपने 2 भागों में बांटा, एक तो जीआरएनए और एक होता है बेटे यहां पर नॉन जेनेटिक आरएनए और जेनेटिक आरएनए। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आरएनए होता है बेटे इनके निर्माण में 3 प्रकार के अणुभाग लेते हैं। एक तो होगा वही नाइट्रोजन सारक। तो नाइट्रोजन सारक में आपको याद रखना है कि आरएनए के अंदर बेटे यानी यूरेसिल होगा,
थायमीन नहीं पाया जाएगा। उसी तरह से आपको शुगर याद रखनी है कि आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज नहीं होती है। उसके बाद में बेटे यहां पर फॉस्फेट समूह तो चाहे डीएनए हो या आरएनए हो समान ही रहता है। तो आरएनए का निर्माण भी 3 प्रकार के अणुओं से होगा, एक तो नाइट्रोजन क्षारक, दूसरी शर्करा और तीसरा फॉस्फेट समूह। नाइट्रोजन क्षारक बेटे वही 4 प्रकार के होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। बस ये याद कर लेना कि इसमें यूरेसिल पाया जाता है, थायमीन एब्सेंट होता है। शुगर की बात करें बेटे तो इसमें राइबोज प्रकार की शर्करा होगी जो कि डीएनए के अंदर नहीं पाई जाती, ये केवल आरएनए के अंदर होती है। फॉस्फेट की बात करेंगे अपन तो फॉस्फेट उसमें वही H3PO4 के रूप में पाया जाता है। उसके बाद में ध्यान रखना बेटे वही पहले नाइट्रोजन क्षारक और शुगर ये मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाएगी और न्यूक्लियोसाइड में जैसे फॉस्फेट जोड़ोगे तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाएगी। तो 4 प्रकार की तो न्यूक्लियोसाइड इसके अंदर होगी और 4 प्रकार की ही न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर होगी। फिर उसके बाद में बेटे आरएनए के टाइप्स अपन ने देखे तो एक तो जेनेटिक आरएनए और एक नॉन जेनेटिक आरएनए, है ना। जेनेटिक आरएनए तो नॉर्मली प्लांट वायरसेस में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो नॉन जेनेटिक आरएनए है ये 3 प्रकार का होगा बेटे और इन तीनों प्रकार में एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए और इनका तीनों का तुलनात्मक अध्ययन अपन ने किया। तो इसको थोड़ा लिख लिख के याद करना, समझ के याद करना, तो ये आपको याद हो जाएगा। तो बेटे ये टॉपिक था आज का हमारा यानी आरएनए। तो इसी के साथ में मोशन मंच की ओर से एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, अच्छा रहो, सुरक्षित रहो। ओके बेटे, थैंक यू।